हेलो 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 बच्चों। वेलकम 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 टू योर फेवरेट चैनल साइंस की पाठशाला। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं गाला सोशल साइंस पेपर नंबर 6 का सॉल्यूशन। इससे पहले हमने पेपर नंबर 5 तक का सॉल्यूशन कर लिया है। उन सबकी लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इसके बाद हम मार्वल के सोशल साइंस के पेपर का भी डिस्कशन करने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में। बिना टाइम वेस्ट किए अब हम इस पेपर का सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। हम स्टार्ट करेंगे सेक्शन ए से। मैच द फॉलोइंग के फर्स्ट में पूछा है रुद्र महल्या। तो रुद्र महल्या जो है वो सिद्धपुर में सिचुएटेड है, तो इसका आंसर आएगा एफ। फिर है नट्य शास्त्र, ये जो है इसका आंसर आता है भारत मुनि, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। फिर है हमारे पास सेंचुरी, तो वो चंद्रप्रभा नाम की सेंचुरी होती है, तो हम यहाँ पे लिखने वाले हैं हमारा ऑप्शन बी। फिर है जियोथर्मल एनर्जी, ये जो पर्टिकुलर एनर्जी है वो वसुंधरा में देखने को मिलती है, तो वो हम लिखेंगे ऑप्शन नंबर सी में। और फिर लास्ट वाला है एविल ऑफ मोनोपोली इंक्रीज्ड, मोनोपोली बढ़ती है प्राइवेटाइजेशन की वजह से, तो हम टिक करेंगे यहाँ पे हमारा ऑप्शन ई। फिर है हमारे पास ट्रू और फॉल्स टाइप के क्वेश्चन। चाणक्य दैट इज द मेंटर ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य एंड चंद्रगुप्त हिमसेल्फ स्टडीड एट नालंदा यूनिवर्सिटी, तो वो नालंदा यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़े थे, तो वो आएगा आंसर फॉल्स। फिर पूछा है द एंड ऑफ अ वॉल ऑफ मस्जिद किबला इज नोन एज लीवान, उसको लीवान भी नहीं कहते, इसलिए हम लिखेंगे यहाँ पे फॉल्स। फिर है कोडेक्स दैट इज CAC वाज सेट अप टू सर्टिफाई एडिबल प्रोडक्ट्स इन इंडिया। ठीक है, तो ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, इंडिया में भी काम करती है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे हमारा आंसर ट्रू। फिर है हमारे पास टू एंश्योर दैट वीमेन गेट जस्ट मेकिंग अ कॉल 108 अभयम विमेन हेल्पलाइन हैज बीन स्टार्टेड इन इंडिया। विमेन को प्रोटेक्ट करने के लिए एक अभयम नाम की जो है शुरुआत की गई है, लेकिन वो 108 नंबर नहीं है, इसलिए हम लिख देंगे फॉल्स। 108 जो है वो एम्बुलेंस का नंबर है। और लास्ट में है इंडिया बिकेम इंडिपेंडेंट ऑन 15 अगस्त 1948, ये भी फॉल्स है, बस 1947 में इंडिपेंडेंस मिली थी। अब फिल इन द ब्लैंक्स है यूनिटी इन, ये देखकर ही आपको पता चल जाना चाहिए कि डाइवर्सिटी आना चाहिए, जो एक हमारे इंडिया का इंडियन कल्चर का एक यूनिक फीचर है। फिर पूछा है द पीपल ऑफ इंडिया लिव देयर लाइफ विथ द फीलिंग ऑफ, इंडिया के जो लोग हैं वो हमेशा को एग्जिस्टेंस के साथ, मतलब कि मिलजुल के रहना पसंद करते हैं। फिर पूछा है धरोई मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट कौन से रिवर के ऊपर है, तो वो साबरमती रिवर के ऊपर। फिर आएगा विच स्टेट हैज द लीस्ट एरिया अंडर इरिगेशन, तो मिजोरम के अंदर सबसे कम एरिया है अंडर इरिगेशन। पंजाब डज नॉट हैव सी कोस्ट सो इट गेट्स डैश फ्रॉम गुजरात, गुजरात के पास सी कोस्ट है, वहां पे सॉल्ट लार्ज अमाउंट में मिलता है, प्रोड्यूस होता है, तो पंजाब के लोग जो है वो गुजरात से सॉल्ट जो है परचेज करते हैं। फिर है हमारे पास MCQ टाइप के क्वेश्चन। हु एम्फसाइज्ड कल्चरल यूनिटी ऑफ इंडिया, तो इसका आंसर आएगा सेंट्स। फिर है विच रिवर डेल्टा इज लोकेटेड इन तमिलनाडु, कौन सी रिवर का डेल्टा तमिलनाडु में प्रेजेंट है, तो इसका आंसर है कावेरी। फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर फ्लोज नियर द मॉन्यूमेंट स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के पास से कौन सी रिवर फ्लो होती है, तो दैट इज नर्मदा। फिर है विच सिस्टम इज कॉल्ड फ्री इकोनॉमी, तो मार्केट सिस्टम को फ्री इकोनॉमी कहते हैं। और 20 नंबर में पूछा है कि कौन सी इकोनॉमी इंडिया में एग्जिस्ट करती है, तो इंडिया के अंदर मिक्स्ड इकोनॉमी देखने को मिलती है। अब हमारे पास आंसर इन 1 और 2 वर्ड्स। विच पोर्ट इन गुजरात हैज एन ऑटोमेटिक लॉक गेट सिस्टम, तो वो भावनगर पोर्ट में है, तो आप लोग इसका आंसर लिख देना भावनगर। फिर उसके बाद पूछा है कि एक्सप्रेस हाईवे किसको कहते हैं, तो जो 4 से 6 लेन का हाईवे होता है उसको हम कहते हैं एक्सप्रेस। 23 में पूछा है विच सिस्टम इज क्वाइट अपोजिट टू मार्केट सिस्टम, मार्केट सिस्टम के अपोजिट जो सिस्टम होती है उसको हम कहते हैं सोशलिस्ट सिस्टम।
और 24 में पूछा है इन विच इकोनॉमिक सिस्टम द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन इज ओन्ड बाय द स्टेट, यानी कि प्रोडक्शन के ऊपर गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है, तो उस सिस्टम को सोशलिस्ट सिस्टम ही कहा जाता है। यहाँ पे सेक्शन ए फिनिश होता है। नेक्स्ट है सेक्शन बी, जिसमें 2 मार्कर्स पूछे जाते हैं। 25 नंबर के क्वेश्चन में पूछा है विच आर द थिंग्स दैट आर इंक्लूडेड इन आवर कल्चरल हेरिटेज। तो हमारे कल्चरल हेरिटेज में बिल्डिंग्स, मॉन्यूमेंट्स, लैंडस्केप्स, बुक्स, आर्ट वर्क, आर्टिफैक्ट्स और साथ साथ में फोकलोर, यानी कि कोई पर्टिकुलर लोकेशन के रिलेटेड गाने, ठीक है, जैसे कि अलग अलग लोकेशन पे अलग अलग फोक स्टोरीज होती है, वैसे सॉन्ग्स भी होते हैं जिसको फोक सॉन्ग्स कहा जाता है। अलग अलग ट्रेडिशंस हमारे यहाँ पे लोग फॉलो करते हैं, लैंग्वेजेस, नॉलेज, ये सब कुछ हमारे कल्चरल हेरिटेज का पार्ट है। फिर है 26 में एक्सप्लेन अवर 2 फंडामेंटल ड्यूटीज एज लेड डाउन इन द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द प्रिजर्वेशन एंड कंजर्वेशन ऑफ हेरिटेज। ऐसी कौन सी 2 फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन किया है जो कहती है कि हमें हमारे हेरिटेज को प्रिजर्व और कंजर्व करना चाहिए, इसके बारे में हमें लिखना है। सो द कॉन्स्टिट्यूशन हैज प्रोविजन फॉर प्रिजर्विंग कल्चरल एंड हिस्टोरिकल हेरिटेज ऑफ country or people. It is incorporated as one of the fundamental duties. State has been provided with certain powers and guidelines. जो स्टेट गवर्नमेंट है उनको सर्टेन पावर्स दिए गए हैं और उनको कुछ गाइडलाइंस फॉलो करनी होती है जिससे वो पर्टिकुलर स्टेट के अंदर प्रेजेंट जो हेरिटेज है उसको वो मेंटेन कर सके। साथ साथ में सिटीजन्स की भी ये फंडामेंटल ड्यूटी में आता है कि अगर वो कोई नेशनल या कल्चरल हेरिटेज को विजिट करने चाहते हैं तो उसको वहां पे प्रिजर्व करके रखे, उसको कोई भी पर्टिकुलर टाइप का हार्म ना करे, नुकसान ना पहुंचाए। फिर पूछा है कि संगीत रत्नाकर और संगीत पारिजात किसने लिखा है। तो संगीत रत्नाकर जो है वो पंडित सारंग देव ने लिखा है और संगीत पारिजात जो है वो पंडित आहोबली जी ने। अब हमें पूछा है राइट अबाउट द टाइप्स ऑफ क्लासिकल डांसेस अलोंग विद द प्लेस ऑफ ओरिजिन। हमें यहाँ पे क्लासिकल डांसेस का लिस्ट लिखना है और वो कौन से पर्टिकुलर स्टेट में परफॉर्म किया जाता है, कहाँ से वो ओरिजिनेट हुआ था उसके बारे में लिखना है। तो भरतनाट्यम जो है वो तमिलनाडु से बिलोंग करता है, कथक उत्तर प्रदेश, कथकली केरला, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, मणिपुरी मणिपुर में, फिर ओडिसी उड़ीसा में, शास्त्रीय जो है वो आसाम में। इसमें से आप कोई भी 4 याद कर लोगे तो आप लोगों के लिए सफिशिएंट है। फिर पूछा है इंडिया हैज बीन अ लैंड ऑफ पिलग्रिमेजेस सिंस एंशिएंट टाइम। कहने का मतलब ये है कि इंडिया जो है यहाँ पे बहुत ही ज्यादा तीर्थ स्थान देखने को मिलते हैं पहले से ही, एंशिएंट टाइम से ही। तो यहाँ पे हमें तीर्थ स्थान जो इंडिया के अंदर प्रेजेंट है उस चीज के बारे में लिखना है। तो यहाँ हमारे कंट्री में आप देखोगे तो लोग 4 धाम की यात्रा करने के लिए जाते हैं, ठीक है, 12 ज्योतिर्लिंग्स प्रेजेंट है। फिर वो जो 4 धाम है उसके बारे में भी यहाँ पे मेंशन किया गया है, जैसे कि बद्रीनाथ, रामेश्वर, द्वारका, जगन्नाथपुर, ये सारे पिलग्रिमेज रिलेटेड जो है जगहें हैं। इसके अलावा 51 शक्ति पीठ है, अमरनाथ की यात्रा लोग करते हैं। ये सब कुछ हमारा कल्चरल हेरिटेज का पार्ट है। लोग जो है टूरिस्ट के फॉर्म में हर जगह पे घूमते रहते हैं हमारे इंडिया के अंदर, तो ये सारी चीजें आप लोगों को याद करनी। फिर पूछा है व्हाट डिड स्वामी विवेकानंद से अबाउट द रिलीजन एट द वर्ल्ड रिलीजन कॉन्फ्रेंस। तो यूएस के अंदर जो शिकागो है वहां पे वर्ल्ड रिलीजियस कॉन्फ्रेंस हुई थी और वहां पे स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि आई एम प्राउड टू से दैट आई रिप्रेजेंट द रिलीजन दैट हैज टॉट द लेसन्स ऑफ टॉलरेंस, कंपैशन एंड यूनिवर्सल फ्रेटर्निटी, ब्रदरहुड टू द वर्ल्ड। उन्होंने कहा था कि मैं प्राउडली ये कहता हूं कि मेरा जो रिलीजन है वो सब लोगों को पर्टिकुलर लेसन सिखाता है। कौन से लेसन सिखाता है? तो टॉलरेंस रखना चाहिए, कंपैशन रखना चाहिए,
यूनिवर्सल फ्रेटर्निटी यानी कि यूनिवर्सल ब्रदरहुड रखना चाहिए, भाईचारा रखना चाहिए। ये सारी वैल्यूज जो है मेरा रिलीजन जो है सिखाता है। फिर पूछा है वाइल्ड लाइफ ऑन दी वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन, मतलब कि ऐसी वाइल्ड लाइफ जो कुछ टाइम में एक्सटिंक्ट हो जाएगी। तो इसमें अगर हम बर्ड्स की बात करें तो वल्चर्स आते हैं, पिंक थ्रोटेड डक्स आते हैं, क्रेन्स आते हैं और आउल्स आते हैं। इसके अलावा जो चिलोत्रो बर्ड हुआ करता था अरुणाचल प्रदेश में, वो भी आजकल नहीं दिखाई देता है, बहुत कम जगहों पे शायद ही दिखाई। इसके अलावा गंगा रिवर में डॉल्फिन हुआ करती थी, फ्रेश वाटर के अंदर एलिगेटर्स होते थे, वो भी अब ऑलमोस्ट खत्म होने आए हैं। फिर माइका के बारे में लिखना है। तो माइका जो है वो आंध्र प्रदेश में सबसे ज्यादा ग्रो होता है, मतलब प्रोड्यूसर है, ग्रो तो नहीं होता, प्रेजेंट है वहां पे। आंध्र प्रदेश की बात करें तो वहां पे जो नेल्लोर डिस्ट्रिक्ट है वहां पे सबसे बेस्ट क्वालिटी का माइका मिलता है। माइका को यूज किया जाता है इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में, खास करके माइका को हम थिन शीट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं और उसको यूज कर सकते हैं। फिर बायोगैस के बारे में लिखना है। तो बायोगैस जो है वो एक रिन्यूएबल फ्यूल माना जाता है जो ऑर्गेनिक मैटर में से बनता है, जैसे कि फूड है या तो एनिमल का वेस्ट है, उन सब का डीकम्पोजिशन होता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के द्वारा इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। इसको इनएरोबिक डाइजेशन भी कहते हैं। बाद में वो जो फूड और या तो एनिमल का वेस्ट है वो कन्वर्ट हो जाता है गैस में और उस गैस को हम कहते हैं बायो। अब केमिकल इंडस्ट्री जो इंडिया के अंदर प्रेजेंट है उसके बारे में पूछा है। तो ऐसी केमिकल फर्टिलाइजर इंडस्ट्री, तो जो फर्टिलाइजर इंडस्ट्री मेनली नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइजर्स बनाती हैं जिनको यूरिया कहा जाता है, फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर्स एंड अमोनियम फॉस्फेट बनाती है। इसके अलावा कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर्स बनाती है यूजिंग नाइट्रोजन, फॉस्फेट एंड पोटाश। उस इंडस्ट्रीज को हम कहते हैं फर्टिलाइजर इंडस्ट्री। ग्रीन रिवॉल्यूशन के बाद फर्टिलाइजर इंडस्ट्री जो है वो कुछ पर्टिकुलर स्टेट में लार्ज अमाउंट में ग्रो हुई, जैसे कि गुजरात, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पंजाब एंड केरला। ये स्टेट में हाफ ऑफ द फर्टिलाइजर प्रोडक्शन होता है, मतलब कि 50% जितना फर्टिलाइजर ये स्टेट में जो है केमिकल इंडस्ट्री जो है वो जो है डेवलप करती है या प्रोड्यूस करती है। अब कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री कौन कौन से चैलेंजेस फेस करती है। तो पहली सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है शॉर्टेज ऑफ रॉ मटेरियल, यानी कि कॉटन अगर लेस अमाउंट में ग्रो होगा तो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री में जो है कोई भी प्रोडक्ट नहीं बन पाएगी। पर्टिकुलरली ऑफ लॉन्ग स्टेपल कॉटन, जो बड़े साइज का कॉटन होता है वो मिलता नहीं है, जिसकी वजह से बाद में हमें इंपोर्ट करना पड़ता है कॉटन को। इसके अलावा कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री में पुरानी मशीनरी यूज की जाती है तो एफिशिएंसी उतनी नहीं आती, और साथ साथ में कॉटन इंडस्ट्री जो है वो कंपटीशन फेस कर रही है दूसरी फाइबर इंडस्ट्री से, जिसको सिंथेटिक मटेरियल या पॉलिस्टर कहा जाता है। और वैसी इंडस्ट्री जो है वो कॉटन इंडस्ट्री को डायरेक्टली compete करती। फिर हमें लिखना है नक्सलिस्ट मूवमेंट के बारे में। तो चाइनीज रिवॉल्यूशन से इंस्पायर होके माओ ते सुंग नाम के इंसान ने इंडिया के ऊपर इंसर्जेंसी ट्राई की, मतलब कि इलीगली जो है एंटर होने की ट्राई की। फर्स्ट टाइम में 1967 में वेस्ट बंगाल में। उस आइडियोलॉजी को कहा जाता है नक्सलिज्म, जो वेस्ट बंगाल का जो विलेज है नक्सलबारी वहां से स्टार्ट हुआ। तो एक चाइनीज रिवॉल्यूशन से इंस्पायर्ड होके माओ ते सुंग ने इंडिया में एंटर करने का ट्राई किया नक्सलबारी विलेज में पहली बार 1967 में। उसकी आइडियोलॉजी को हम कहते हैं नक्सलिज्म। ये नक्सलिज्म जो है वो अब हमें बाद में दूसरे स्टेट्स में भी देखने को मिलता है, जैसे कि झारखंड, बिहार, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, केरला, उड़ीसा, त्रिपुरा और मध्य प्रदेश के माउंटेनियस और फॉरेस्ट रीजन में।
ये जो नक्सलिस्ट होते हैं उनकी दो मेन ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनका नाम है पीपल्स वॉर ग्रुप जिसको PWGB कहते हैं, एंड माओसिस्ट कम्युनिस्ट सेंटर जिसको MCC भी कहा जाता है। फिर पूछा है व्हाई डिड कश्मीरी पंडित माइग्रेट फ्रॉम देयर होमलैंड, कश्मीरी पंडितों को क्यों अपना घर छोड़ के माइग्रेट करना पड़ा। तो कश्मीरी पंडित ऑब्वियसली कश्मीर में रहते हैं, तो हमने ये देखा कि टेररिज्म की जो एक्टिविटी है वो कश्मीर में बढ़ती गई 1980 के बाद से, 88 के बाद से। टेररिस्ट जो है उन्होंने लोगों को, कश्मीर के लोगों को किडनैप करना स्टार्ट कर दिया, उनका मर्डर कर देते थे, बॉम्ब का एक्सप्लोजन होता था, ये सारे उनके मोटिव्स होते थे। इसकी वजह से अपने आप को बचाने के लिए कश्मीरी पंडित को माइग्रेट होना पड़ा। बहुत सारे कश्मीरी पंडित की फैमिली, जैसे कि थाउजेंड्स ऑफ ऐसी फैमिलीज को रेफ्यूजी की तरह रहना पड़ा कश्मीर के बाहर, मतलब कि वो अपना घर छोड़ के जो है दूसरे स्टेट में चले गए जहाँ पे वो रेफ्यूजी की तरह रहते थे। टेररिज्म इन कश्मीर सपोर्टेड फ्रॉम अक्रॉस द बॉर्डर, कश्मीर में जो टेररिज्म है वो अक्रॉस द बॉर्डर से सपोर्ट उनको मिलता है। यहाँ पे सेक्शन बी फिनिश होता है। नेक्स्ट है सेक्शन सी जिसमें 3 मार्कर्स पूछे जाते हैं। 38 नंबर के क्वेश्चन में पूछा है व्हाई इज द गुप्ता पीरियड रिगार्डेड एज द गोल्डन एज ऑफ इंडियन आर्ट्स, क्यों गुप्ता पीरियड को गोल्डन एज कहा जाता है इंडियन आर्ट्स का। तो उस टाइम पे बहुत सारे केव टेम्पल्स बने थे, अजंता के केव टेम्पल्स बने थे खास करके, एंड बाग वर मेड बाय कटिंग इनटू रॉक्स एंड मैनी बुद्धिस्ट टेम्पल्स, रॉक्स को कट करके बहुत सारे केव टेम्पल्स उस टाइम पे बने थे। इसके अलावा केव टेम्पल्स उदयगिरी के, जो हमारे हिंदू कल्चर को रिप्रेजेंट करते हैं, साथ साथ में बाघ और अजंता केव्स के अंदर केव पेंटिंग्स देखने को मिलती है। फिर हमें कॉपर का स्टैच्यू लॉर्ड बुद्धा का सुल्तानगंज बिहार में देखने को मिलता है। वैसे बहुत सारे जो टेम्पल्स हैं और आर्ट फॉर्म्स जो है वो गुप्ता पीरियड के टाइम पे देखने को मिलते हैं, उस टाइम पे बने थे, इसलिए इसको कहा जाता है गोल्डन एज। फिर एंशिएंट इंडिया का टाउन प्लानिंग हमें देखना है। तो इंडिया जो है उसको एक्सपर्ट कहा जाता है टाउन प्लानिंग में। मैनी सच टाउन्स वर एक्सकावेटेड बाय द आर्कियोलॉजिस्ट, हमने जब एक्सकावेशन की प्रोसेस स्टार्ट की तो बहुत सारे हमें नए नए टाउन्स देखने को मिले। उस टाइम पे टाउन्स को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता था। एक होता था जो रूलर है उसका फोर्ट जिसको साइटाडेल भी कहते हैं, ठीक है। फिर उसी टाउन के अंदर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स के भी घर देखने को मिलते थे, जो अपर पार्ट ऑफ द टाउन में रहते थे। उनके जो घर है वो डबल स्टोरी यानी कि 2 माले के होते थे, 2 से 5 रूम होते थे। फिर साथ साथ में टाउन में जो कॉमन पीपल है उनका घर लोअर पार्ट ऑफ द टाउन में होता था, जो सिंगल स्टोरी का होता था और हैंडमेड ब्रिक से बनता था। साथ साथ में उस टाइम के जो रोड्स हुआ करते थे वो स्ट्रेट और लॉन्ग होते थे, 90 डिग्री पे वो रोड्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते थे। उस टाइम के लोग जो है डेवलप कह सकते हो कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो लोग हैं उन्होंने उस टाइम पे बहुत ही ब्यूटीफुल और सिस्टमेटिक टाउन्स बनाए थे एज कंपेयर टू द अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। फिर हमें वल्लभी यूनिवर्सिटी के बारे में लिखना है। तो वल्लभी जो है वो बहुत ही फेमस एजुकेशन सेंटर हुआ करता था 7th सेंचुरी के टाइम पे। वहां पे वल्लभी वॉज द सेंटर ऑफ याना कल्ट ऑफ बुद्धिस्ट रिलीजन। द रूलर्स एंड द पीपल ऑफ वंश डायनेस्टी टुगेदर मेड वल्लभी अ वेल रिनोड एंड ह्यूज सेंटर ऑफ एजुकेशन। जो वंश डायनेस्टी को बिलोंग करने वाले रूलर्स और पीपल थे उन्होंने इसको एक बहुत ही बड़ा एजुकेशन का सेंटर बना दिया था। बुद्धिस्ट स्कॉलर जैसे कि श्रीमती एंड गुणमती जो है वो उन्होंने बहुत ही फेमस कर दिया इस इंस्टीट्यूट को। तो ब्राह्मण स्टूडेंट्स जो हुआ करते थे वो गंगा और यमुना से यहाँ पे पढ़ने के लिए आते थे उस टाइम पे। साथ साथ में जो वल्लभी के जो राजा थे जिनको कहा जाता है मैत्रिक डायनेस्टी से वो बिलोंग करते थे, ठीक है। उनकी हार हो जाती है, अरब्स ने उनको हरा दिया और बाद में ये यूनिवर्सिटी क्लोज हो गई।
फिर पूछा है डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ सॉइल फॉर्मेशन एंड स्टेट द बेसिस ऑन विच दीज आर क्लासिफाइड। सॉइल जो है वो बनती है डेन्यूडेशन नाम की प्रोसेस से। जो मटेरियल्स जैसे कि ह्यूमस हो गया या रॉक्स हो गया, उनका जब ब्रेक डाउन होता है बिकॉज ऑफ हाई टेम्परेचर और द फ्लो ऑफ वाटर, तो बाद में वो जो रॉक्स है वो सॉइल में कन्वर्ट हो जाते हैं। साथ साथ में मिनरल्स, ह्यूमिडिटी, एयर और ह्यूमस उसके साथ मिक्स हो जाते हैं। सॉइल को अलग अलग फैक्टर्स के बेसिस पे क्लासिफाई किया जाता है। फर्स्ट फैक्टर ये है कि वो कौन से रॉक में से सॉइल बनी है, साथ साथ में वो कौन से क्लाइमेटिक कंडीशन में सॉइल का फॉर्मेशन हुआ है वो देखा जाता है। उनकी जियोग्राफिकल लोकेशन के बेसिस पे हम सॉइल को क्लासिफाई कर सकते हैं, जैसे कि माउंटेन सॉइल या तो डेजर्ट सॉइल। साथ साथ में हम कलर के बेसिस पे सॉइल को क्लासिफाई कर सकते हैं, जैसे कि लेटराइट सॉइल रेड कलर की होती है, रेगुर सॉइल यानी कि उसको ब्लैक सॉइल भी कहते हैं। साथ साथ में उसका स्ट्रक्चर कैसा है और ह्यूमस कंटेंट कैसा है उसके बेसिस पे भी हम सॉइल को क्लासिफाई कर सकते हैं। फिर हमें रेगुर सॉइल को एक्सप्लेन करना है। तो रेगुर सॉइल को ब्लैक कॉटन सॉइल भी कहते हैं बिकॉज वो कॉटन के लिए बहुत ही फेवरेबल मानी जाती है। ये हमें देखने को मिलती है डेक्कन ट्रैप में, जो नॉर्थ वेस्ट डेक्कन प्लेटो है वहां पे खास करके ये स्प्रेड आउट है। इसके बाद हमें मार्शी और पिटी सॉइल के बारे में लिखना है, जो हमें वेट रीजन्स में देखने को मिलती है। ऐसे रीजन्स जहाँ पे रिवर के डेल्टास और मार्श लैंड होते हैं। ये जो सॉइल है वो ऑर्गेनिक मैटर को लार्ज अमाउंट में वहाँ पे रखती है, प्रेजेंट होता है ऑर्गेनिक मैटर वहाँ पे, जिसकी वजह से इस सॉइल का कलर भी होता है। डेजर्ट सॉइल जो है वो बहुत ही ज़्यादा ड्राई, थिन, सैंडी और रॉकी होती है और उसका ग्रे कलर होता है। जब उसके ऊपर रेन होती है तो वो तुरंत ही वो वाटर को एब्जॉर्ब कर लेती है। साथ साथ में ये जो सॉइल का अपीयरेंस है वो थोड़ा सा क्रस्टी जैसा दिखाई देता है। ठीक है, ये सारी चीजें आप लोगों को याद रखनी। फिर पूछा है कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव्स क्या है। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है वो सेटअप और एग्जीक्यूट करता है रूल्स फॉर द इंटरनेशनल ट्रेड। साथ साथ में टू प्रेजेंट अ पैनल फॉर नेगोशिएटिंग एंड कंट्रोलिंग एडिशनल ट्रेड लिबरलाइजेशन, एक ऐसा पैनल बनाता है जो कंट्रोल करता है पूरे वर्ल्ड में किस तरीके से ट्रेड होगा। साथ साथ में ट्रेड रिलेटेड कन्फ्लिक्ट्स यानी कि प्रॉब्लम्स को वो सॉल्व करता है और क्लैरिटी लाता है डिसीजन मेकिंग मेथड्स में। अब पूछा है एक्सप्लेन द रोल ऑफ कंज्यूमर्स सोसाइटी इन प्रोवाइडिंग प्रोटेक्शन टू द कंज्यूमर। कंज्यूमर सोसाइटी का क्या काम होता है कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करने की। तो कंज्यूमर सोसाइटी कंज्यूमर्स को हेल्प करती है कंप्लेन को फाइल करने में। एट टाइम्स रिप्रेजेंट द कंज्यूमर्स, दे हेल्प कंज्यूमर्स इन फाइलिंग कंप्लेंट एट टाइम्स एंड रिप्रेजेंट द कंज्यूमर्स इन द प्रोसीडिंग ऑफ द कंज्यूमर कोर्ट। उनको कंज्यूमर कोर्ट की जब प्रोसीडिंग्स होती है तो वहां पे भी हेल्प करती है। दे सर्व एज अ चेक ऑन अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस एंड डिस्करेज द ट्रेडर्स टू इंडल्ज इन दिस प्रैक्टिसेस। जो भी ट्रेडर्स अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस करते हैं, ठीक है, उनको समझाने का ट्राई करती है और उनके अगेंस्ट लीगल प्रोसीडिंग्स भी करती है। फिर हमें फुल फॉर्म्स लिखने हैं। इको का फुल फॉर्म कहीं पे भी नहीं गिवन है तो इसको हम ओमिट कर सकते हैं। आईएसओ का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन एंड एफपीओ का होता है फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन। फिर पूछा है कि विमेन वेलफेयर स्कीम्स जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लेके आई है उसके बारे में एक्सप्लेन करो। विमेन वेलफेयर स्कीम्स जो है वो 1980 से इम्प्लीमेंटेड हमारे कंट्री के अंदर। वहां पे तो सबसे पहले हम बात करें तो नेशनल कमीशन फॉर विमेन बनाया गया 1992 में। इसके अलावा एक सेपरेट डिपार्टमेंट है विमेन और चाइल्ड वेलफेयर का, जो 1985 में बनाया गया। इसके बाद में नेशनल पॉलिसी बनाएगी विमेन एम्पावरमेंट के लिए 2001 में। इन सब प्रोग्राम्स में जो है विमेन के वेलफेयर के रिगार्डिंग बात की जाती है, जेंडर इक्वलिटी के रिगार्डिंग की जाती है, उनको कैसे एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करे, कैसे उनकी इनकम जनरेट हो,
सैनिटेशन विमेन के लिए जो खास करके ज़रूरी होता है उसके रिगार्डिंग बात की जाती है। और 2002 वाले ईयर को विमेन एम्पावरमेंट ईयर की तरह के लिए भी हमने सेलिब्रेट किया था। अब हम स्टार्ट करेंगे सेक्शन डी। वास्तुशास्त्र के बारे में लिखना है। तो वास्तुशास्त्र जो है वो इंडिया का ट्रेडिशनल सिस्टम माना जाता है आर्किटेक्चर का। जो घर है, टेम्पल्स हैं, वो सब कुछ वास्तुशास्त्र के अकॉर्डिंग जो है डिज़ाइन किए जाते हैं, बनाए जाते हैं। इसको साइंस ऑफ आर्किटेक्चर भी कहा जाता है। यहाँ पे डिज़ाइन के प्रिंसिपल्स, घर का लेआउट, मेजरमेंट, ग्राउंड प्रिपरेशन, स्पेस का कैसे अरेंजमेंट होना चाहिए, ज्योमेट्री कैसी होनी चाहिए, इन सब सारी चीज़ों का हम डिस्कशन यहाँ पे करते हैं। साथ साथ में वास्तुशास्त्र के अंदर ट्रेडिशनल हिंदू और बुद्धिस्ट बिलीव्स भी देखने को मिलती। बहुत सारी चीज़ें इसमें है, आप लोग ये सारी चीज़ें लर्न कर सकते हैं। इसके बाद पूछा है व्हाट आर द डिस्टिंक्ट फीचर्स ऑफ इंडियन कल्चर। इंडियन कल्चर से हमें क्या सीखने को मिलता है। तो पहले हम सीखते हैं लॉन्जिटिविटी एंड कंटिन्यूटी। फिर हम सीखते हैं टॉलरेंस एंड यूनिटी इन डाइवर्सिटी। हमारे इंडिया के अंदर बहुत सारे अलग अलग कल्चर को फॉलो करने वाले लोग हैं, डिफरेंट लैंग्वेजेस बोलने वाले लोग हैं। वहाँ के कपड़े अलग होते हैं, अलग अलग स्टेट में आप जाओगे तो क्लोथ्स अलग देखने को मिलता है, फूड अलग देखने को मिलता है। तो हम सब जो है मिलजुल के रहते हैं। तो यहाँ पे हम एक दूसरे के साथ कह सकते हो कि इंडिया के अंदर यूनिटी एंड डाइवर्सिटी देखने को मिलती। साथ साथ में अमालगमेशन ऑफ स्पिरिचुअलिटी एंड मटेरियलिज्म। अमालगमेशन का मतलब होता है मिक्सिंग। हमारे कंट्री के अंदर स्पिरिचुअलिटी और साथ साथ में मटेरियलिज्म दोनों एक दूसरे के साथ चलते हैं, ठीक है, दोनों एक साथ डेवलप होते हैं। फिर पूछा है कि क्यों ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ ज़्यादा इंक्लिनेशन है। तो हमने ये देखा कि जब ग्रीन रिवॉल्यूशन के टाइम पे केमिकल फर्टिलाइजर्स और इंसेक्टिसाइड्स का यूज बढ़ गया था तो डिस्ट्रक्टिव इफेक्ट देखने को मिले। क्या हुआ कि लोगों का हाइजीन खराब होने लगा क्योंकि फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ग्रीन्स के अंदर लार्ज अमाउंट में केमिकल्स थे। साथ साथ में उन केमिकल्स ने एनवायरनमेंट को भी डैमेज कर दिया था। सॉइल की जो फर्टिलिटी है वो भी रिड्यूस हो चुकी थी। तो बाद में ये पता चला कि ज़्यादा हमें फर्टिलाइजर, इंसेक्टिसाइड यूज करने की ज़रूरत नहीं है, अदरवाइज लॉन्ग टर्म में वो जो है हमें नुकसान ही करेगा। इसलिए अब ऑर्गेनिक फार्मिंग को सबसे ज़्यादा जो है फॉलो किया जाता है, जहाँ पे यूरिया को यूज करते हैं, ठीक है, सॉरी, एक ऐसी चीज़ जहाँ पे यूरिया और केमिकल फर्टिलाइजर को यूज नहीं करते। क्या यूज करेंगे तो क्रॉप का डंग यूज करेंगे, अर्थवॉर्म फर्टिलाइजर यूज करेंगे, कंपोजिट फर्टिलाइजर यूज करेंगे, काऊ का यूरिन यूज किया जाता है, नीम के सॉल्वेंट्स, बटर मिल्क, उन सबको यूज किया जाता है क्रॉप को प्रोटेक्ट करने के लिए। इससे जो है क्रॉप के अंदर न्यूट्रिशन की वैल्यू बढ़ जाती है, नेचुरल टेस्ट, स्वीटनेस और फ्रेगनेंस मिलती है। साथ साथ में विटामिन भी ऐड हो जाते हैं क्रॉप के अंदर, इसलिए ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ इंक्लिनेशन है। अब एग्रीकल्चर का कितना कंट्रीब्यूशन है हमारे इकोनॉमी के अंदर। तो एग्रीकल्चर जो है वो आज भी मेन ऑक्यूपेशन है हमारे इंडिया के अंदर। इट प्रोवाइड्स एम्प्लॉयमेंट टू हाफ ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री। 50% जितनी पॉपुलेशन जो है वो आज भी एग्रीकल्चर कर रही है। जीडीपी का 17% एग्रीकल्चर के थ्रू आता है। बहुत सारे क्रॉप्स जो है वो यहाँ से एक्सपोर्ट होते हैं, जैसे कि पैडी, वीट, ऑयल सीड्स, कॉटन, जूट, शुगर केन, टोबैको एंड पोटैटोज, जो हम यहाँ से बाहर भेजते हैं। इंडिया को सेकेंड लार्जेस्ट एग्रेरियन कंट्री माना जाता है जहाँ पे एग्रीकल्चर किया जाता है। बहुत सारी जो रॉ मटेरियल हमें मिलती है एग्रीकल्चर के थ्रू, जैसे कि कॉटन, शुगर, पेपर एंड ऑयल, वो दूसरे इंडस्ट्री के लिए रॉ मटेरियल के फॉर्म में यूज करती है। एग्रीकल्चर से ही लोगों को फूड मिलता है। तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है एग्रीकल्चर का हमारे इंडियन इकोनॉमी।
फिर पूछा है कि इंडिया के अंदर पॉवर्टी कैसे राइज हुई। तो जब लोगों की एग्रीकल्चर के थ्रू इनकम कम होने लगी, लोगों ने एग्रीकल्चर करना बंद कर दिया बिकॉज उनकी इनकम कम हो रही थी एग्रीकल्चर में, तो लोगों में पॉवर्टी बढ़ने लगी। लोगों के पास एग्रीकल्चर के अलावा अल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट का ऑप्शन नहीं बचा। लोगों के पास नॉलेज नहीं है, एजुकेशन नहीं है, स्किल नहीं है, ट्रेनिंग नहीं है, खास करके गांव के अंदर, इसलिए पॉवर्टी बढ़ रही है। कास्ट सिस्टम देखने को मिलता है, ऑर्थोडॉक्सी, पुराने रीति रिवाज, ट्रेडिशन और कस्टम्स देखने को मिलते हैं, इसलिए पॉवर्टी बढ़ रही है। लोग अभी भी बहुत ज़्यादा इलिटरेट है, ठीक है, खास करके पुअर लोग, ठीक है, जिनको गवर्नमेंट के स्कीम्स के बारे में पता नहीं होता है, इसलिए पॉवर्टी बढ़ रही है। साथ साथ में जो कैश क्रॉप्स का जो प्रोडक्शन है वो बढ़ता जा रहा है हमारे कंट्री के अंदर, एडिबल क्रॉप्स का प्रोडक्शन कम होता जा रहा है, इसलिए भी पॉवर्टी बढ़ रही है। फिर पूछा है एग्रो बिजनेस पॉलिसी और ई नाम स्कीम के बारे में। तो एग्रो बिजनेस पॉलिसी 2016 में आई थी, स्टेट गवर्नमेंट वो लेके आई थी, जहाँ पे वो एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करना चाहती है 10 लाख पीपल को by setting up agro food processing unit with the help in export of processed food products so that they can be। यहाँ पे गवर्नमेंट जो है एग्रो फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स सेटअप करना चाहती है, जहाँ पे फूड उस यूनिट्स में से बाहर की कंट्री में एक्सपोर्ट होंगे, वहाँ पे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, 10 लाख लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करना चाहती है, जिससे पॉवर्टी रिड्यूस हो जाए। फिर है ई नाम योजना। इस योजना में हम देखते हैं कि एग्रीकल्चर मार्केट सेटअप किया जाता है फार्मर्स के लिए, जहाँ पे फार्मर्स जो है वो अपने प्रोडक्ट्स को लिस्ट करते हैं। एक ऑनलाइन ट्रेडर होता है, वो ऑनलाइन ट्रेडर जो है वो डायरेक्टली फार्मर्स से क्रॉप को परचेज करता है। इसकी वजह से जो मीडिएटर्स के थ्रू जो लॉस होता था फार्मर्स का, ब्रोकर्स के थ्रू जो लॉस होता था, वो लॉस कम हो जाएगा और फार्मर्स को ज़्यादा इनकम मिलेगी ऑनलाइन ट्रेडर से, इसलिए ये ई नाम योजना स्टार्ट की गई। अब लास्ट में पूछा है कि हमें क्यों जनरल नॉलेज होना चाहिए लॉज के रिगार्डिंग। तो अगर हमें नॉलेज होगा हमारे कंट्री में कौन कौन से कानून है, तो हम क्राइम से बचेंगे, हमें पनिशमेंट नहीं मिलेगी, इसलिए साथ साथ में हमारा एक्सप्लॉयटेशन नहीं होगा, हम लीगल स्टेप्स ले सकते हैं अगर हमारे साथ इनजस्टिस हो। साथ साथ में लोग जो है वो अपने कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स को एंजॉय कर पाएंगे, इंडिविजुअल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर पाएंगे। साथ साथ में सोसाइटी में लॉयल्टी बढ़ेगी, नेशन में, स्टेट में भी लॉयल्टी बढ़ेगी। साथ साथ में कानून अगर हम जानते हैं तो हम एक बेटर सोसाइटी का फॉर्मेशन करेंगे। साथ साथ में हमारी जो लाइफ है वो और ही ज़्यादा बेहतरीन बनती जाएगी, हम प्राउडली जी पाएंगे अगर हमें कानून का नॉलेज हो। लास्ट क्वेश्चन है मैप का, फॉरेस्ट सॉइल कहाँ पे देखने को मिलती है, तो लद्दाख टिक कर सकते हो, साथ साथ में उत्तराखंड भी आप टिक कर सकते हो, हिमाचल प्रदेश टिक कर सकते हो। फिर सेकंड पूछा है वेलावदर नेशनल पार्क गुजरात में, यहाँ पे आएगा। फिर थर्ड और फोर्थ जहाँ पे झूट है और चितरंजन रेलवे इंजन इंडस्ट्री है, वो दोनों के दोनों वेस्ट बंगाल में सिचुएटेड है। आई होप आप लोगों को परफेक्टली समझ में आया होगा। फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं मार्वल के पेपर के सॉल्यूशन। ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने फ्रेंड्स और फैमिली में इसको शेयर कर देना।